अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। पैका कानून के तहत अब लगता है पहला जो मुकदमा है वो चलने लगा है। रऊफ हसन साहब और पीटीआई के जो दीगर डिजिटल मीडिया के अरकान हैं उनके ऊपर कड़ा वक्त आया है और ये अब मामला कहाँ जाएगा ये वक्त ही बताएगा। इंशाल्लाह देखेंगे कि किधर मामला बैठता है, क्या वाक़तन इस पूरे केस के अंदर कुछ सब्सटेंशियल निकल पाता है और इसके तहत क्या वाकई कोई सज़ाएं भी हो पाती हैं या नहीं हो पाती, या फिर जो पॉलिटिकल विच हंटिंग का इल्ज़ाम लगाया जाता है पीटीआई की तरफ से, ये उसी की एक और कड़ी है जो कि हमें इस गिरफ्तारी की शक्ल में नजर आई है। एज वी स्पीक कल भी हमने देखा था कि पीटीआई का जो दफ्तर था उसको ताले लगा दिए गए थे, लेकिन पैका एक्ट इटसेल्फ क्या चीज़ है, इसके क्या जुज़ हैं, कब इसकी शुरुआत हुई, और हमने तकरीबन देखा कि जो भी हुकूमत होती है, जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट होती है, वो उनको इस तरह के जो कवानीन हैं वो बहुत उनकी ज़रूरत महसूस होने लगती है, उनकी इम्पोर्टेंस का भी उनको एकदम से अंदाज़ा होने लगता है और उनको ये रियलाइज़ होने लगता है कि इस तरह की जो कवानीन है वो कितने ज़रूरी हैं और मुल्क में इस बात का क़याम होना कितना ज़रूरी है कि कोई भी अपनी मर्ज़ी की बातें और अपनी मर्ज़ी की ख़बरें जो है वो ना देता फिरे। लेकिन और जो अपोजिशन होती है दूसरी तरफ, उनको भी जो भी मर्ज़ी जमात हो, चाहे वो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, हर गवर्नमेंट को, हर पार्टी को ही तकरीबन, और दीगर भी जो छोटी पार्टीज़ हैं उनको भी अगर हम देख लें, हर पार्टी को ही तकरीबन जब अपोजिशन में होते हैं तो इस बात का रियलाइजेशन होता है अचानक से कि जी ये इस तरह के जो कानून हैं वो इंसानी हुकूक के कितने ख़िलाफ़ हैं और हमेशा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए या आज़ादी राय पर कदगन लगाने के ये इस तरह के कवानीन क्यों मुतारिफ कराए जाते हैं। हर दफ़ा ये रियलाइजेशन गवर्नमेंट और अपोजिशन बेंचेस में इसी तरह से आती है और शायद पार्टीज़ ये भी भूल जाती हैं कि जब वो खुद बरसरे इक़्तिदार होती हैं या जब वो खुद गवर्नमेंट में होती हैं तो वो कितने बड़े एडवोकेट होते हैं इस तरह के कवानीन के। बहरहाल इस पूरे एक्ट के ऊपर कुछ चीज़ें देखते चलिएगा, फिर उसके बाद मज़ीद भी बातें आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी पाकिस्तान में होने वाले जो मामलात हैं और हालात और वाक़यात हैं उनकी आवाज़ें, उनकी गूंज बहुत ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की क्या हिकमत अमली है इन सारे मामलात पे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बट फॉर द पैका एक्ट जिसके तहत अदालतें कायम हुई हैं, कुछ नुकात और इसका एक कॉन्टेक्स्ट, एक बैकग्राउंड देखते चलिएगा। इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के कानून पैका 2016 के तहत इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतों के क़याम का ऐलान हो गया है। इससे पहले 6 जून को जस्टिस बाबर सत्तार ने वफाकी हुकूमत से पैका एक्ट के तहत अदालतों के अदम क़याम पर जवाब मांगा था। खुसूसी अदालतों के क़याम का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत की बात किया गया और इसके लिए वफाकी काबीना की मंजूरी ली गई है। पैका एक्ट के तहत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दिया गया है, जबकि सूबों में मुतलका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से जजेस नामजद होंगे। अगस्त 2016 में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में पैका एक्ट पास हुआ था। सियासी जमातें और जो सहाफ़ती तंजीमें थी उन्होंने पैका एक्ट की मंजूरी के वक्त इसकी शदीद मुखालफत की थी। माजी में पीपल्स पार्टी ने पैका कानून में तरामीम को अवाम को खामोश कराने की हुकूमती साजिश भी करार दिया था। पीटीआई दौर में सदारती ऑर्डिनेंस के तहत और उसके ज़रिए पैका एक्ट का मुतारिफ करवाया गया था, जिसकी पीडीएम जमातें जो उस वक्त अपोजिशन में थी उन्होंने भरपूर मुखालफत की थी। यही एक नाज़रीन एक जगलिंग है जो कि हमें इन तमाम पार्टीज़ में उनके बयानियों में नज़र आती हैं। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम या तफ्तीशी अफसर अदालत की तरफ से मुकदमात की समाअत के 45 रोज़ के अंदर मुलजिम के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल करने का पाबंद होगा एज़ पर द एक्ट। और पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन जो हैं उनके समेत मीडिया सेल के 12 मेंबरान मुकदमे में नामजद हैं। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पैका एक्ट के तहत कायम अदालतों में होने का इम्कान है। इल्ज़ाम है कि मुलजिमान रोज़ाना की बुनियाद पर अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे थे। इस पूरे मामले पर नाजरीन बात करेंगे और जो बैन की सदाएं गूंज रही थीं जिसके ऊपर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर साहब ने बहुत धुआंधार किस्म की प्रेस टॉक की थी, अब लगता है कि हुकूमती जो इटसेल्फ जो पिवटल जमात है पीएमएलएन, पहले तो वो ये तासुर दे रहे थे कि शायद सिर्फ इत्तेहादी जमातों को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लेना है, लेकिन हमारे प्रोग्राम पे पीएमएलएन के आए हुए तमाम तर स्टॉलवर्ड्स एक तरह से एडमिट कर चुके हैं इस बात का कि उनको उनके अपने जमात के अंदर भी इस बात की शदीद मुखालफत पाई जाती है कि पीटीआई को बैन किया जाए। और इसी वजह से आज भी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, पहले कल एक्सपेक्टेड था कि काबीना इजलास में मंजूरी मिलेगी, क्योंकि और फिर एक्सपेक्टेड था कि आज डेफर हो गया इजलास और आज इस बात की मंजूरी दी जाएगी, लेकिन आज भी इस तरह की कोई चीज़ हमने नहीं देखी और इनडेफिनेटली अब जो इजलास है काबीना का वो बगैर इस बात का फैसला किए कि पीटीआई बैन होगी डेफर कर दिया गया है। फिर भी जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि उनके पास मवाद मौजूद है
क्या कहा है उन्होंने, सुन भी लीजिएगा उनकी अपनी ज़बानी। वो कहते हैं कि उनके पास अभी भी मवाद मौजूद है और चाहें तो वो पाबंदी जो है उसकी तरफ वो बढ़ सकते हैं पीटीआई के लिए। सुनिएगा उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है। हुकूमत ने ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल डिसाइड करना होता है, फिर रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और इस पर थ्रेड बेयर डिस्कशन नहीं होगी और इसके पॉलिटिकल और लीगल दोनों एंगल्स जो है वो पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे। रेफरेंस तब तक जाहिर है नहीं जाएगा, लेकिन मटेरियल ऐसा है कि इस पर बात हो रही है और ये संजीदगी से कंसिडर किया जा रहा है। तो नाज़रीन, सवाल इस पे ये उठता है कि अगर ये मामला अभी भी अंडर कंसिडरेशन है, जैसे कि जनाब आज़म नज़ीर तारड़ कह रहे हैं, तो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने इसके ऊपर प्रेस टॉक जो कर डाली थी, क्या वो बहुत कबल वक्त था या एक नी जर्क रिएक्शन था कि उन्होंने बग़ैर इस बात का हतमी फैसला हुए, और जब ये मामला सिर्फ और सिर्फ अंडर कंसिडरेशन ही है तो उससे पहले ही उन्होंने इस बात का ऐलान कर डाला था उस वक्त और बाकायदा प्रेस टॉक में बड़ा आड़े हाथों लिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और अगर इतनी सर्टेनिटी मौजूद है तो फिर वाई नॉट गोइंग अहेड विद द बैन जिसकी बात की जा रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, रोशनी डालेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये मामला जो है वो बरतानिया की भी पार्लियामेंट ले जा चुकी है, तो क्या उनके ऊपर भी जो ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि आप मुल्क का हर मामला बाहर ले जाते हैं और हर मामले को आप जो है वो बैरूनी जो ताकतें हैं, क़ुव्वतें हैं, उनकी झोली में जाकर रख देते हैं, तो ये इसी बात के मुतरादिफ है कि आप पाकिस्तान की सालमियत के साथ और पाकिस्तान के नेशनल इशूज़ के साथ आप खेल रहे हैं। ये जो इल्ज़ाम है, क्या ये पीटीआई के ऊपर मज़ीद कंसोलिडेट हो जाता है, मज़ीद फिक्स हो जाता है, ख़ास तौर पर तब जब ये मामला अमेरिका के बाद अब बरतानवी अदालत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ले जाया गया है और उन्होंने बाकायदा बड़ी शिकायत लगाई है पाकिस्तान के तमाम तर सिस्टम की, बरतानिया में भी बिफोर ऑब्वियसली, इससे पहले अमेरिका में भी कुछ इसी तरह का हमने मामला देखा था। हुकूमत उसके ऊपर क्यों एब्सेंट नज़र आ रही है, उन्होंने इसके ऊपर क्या काउंटर हिकमत अमली या डिप्लोमेसी अपनाई है पीटीआई के इस बयानिए के खिलाफ? मुल्क में तो बड़ी डिप्लोमेसी है गवर्नमेंट की, लेकिन बाहर क्या डिप्लोमेसी है वो क्यों नज़र नहीं आ रही, वो क्यों सिरे से गायब है? इसके ऊपर हुकूमत से भी सवाल करना बड़ा ज़रूरी है। फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ। यहाँ स्टूडियोज़ में भी मेरे साथ मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान शॉर्टली होंगे। रज़ा हारून साहब मुझे ज्वाइन करते हैं नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तमाम तर मामले पे अपना बड़ा एक लर्नड व्यू पॉइंट हमेशा हमारे साथ रखते हैं। इंशाल्लाह आज भी आपसे हम लोग उसी हिसाब से बात करेंगे। वेरी वार्म वेलकम। ज़ैन कुरैशी साहब नाज़रीन हमें ज्वाइन करते हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और एक बड़ी बेबाक आवाज़ हैं आप, पीटीआई से हमेशा से आप रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम आपको भी ज़ैन साहब। और स्टूडियोज़ में हेयर नाज़रीन आई एम जॉइंड बाय बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आजकल माशाल्लाह बड़ी फायरी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए आप बैरिस्टर साहब को देखते हैं। आपको भी बहुत वार्म वेलकम। बैरिस्टर साहब को माइक वगैरह लग जाए तो मैं उनकी तरफ जा पाऊंगी, बट आई विल गो टू रज़ा हारून साहब फर्स्ट। रज़ा साहब, इसलिए मैं आपकी तरफ पहले रुख कर रही हूँ क्योंकि आप बतौर इत्तेहादी जमात कैसे देखते हैं इस मामले को? क्लियर कट कोई जवाब नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी क्या समझती है सर? जैसे कल नासिर शाह साहब हमारे साथ थे, वो ये कह रहे थे कि पीटीआई तो है ही नहीं इस काबिल के इनको सियासी जमात कहा जाए। एक्चुअली आपका पीपल्स पार्टी का इस पे मौक़िफ़ है क्या? क्या आपको क्लियर कट आपको लगता है कि पाबंदी के ये लोग हकदार हैं, इनके ऊपर पाबंदी लग जानी चाहिए, या यू थिंक ये बहुत एक्सट्रीम या इंतहाई कदम है इनके खिलाफ? थैंक यू मोना फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। कुछ ऐसी बड़ी सीरियस किस्म की बातें हैं जो पीटीआई की एक्टिविटीज के हवाले से अब सामने आ रही हैं। पहले इल्जामात थे, अब कुछ कन्फेशंस भी हैं। मिसाल के तौर पर 9 मई के हवाले से जो खान साहब ने भी कन्फेशन किया है या स्टेटमेंट दिया है, एक्चुअली उनकी इंस्ट्रक्शंस थी कि जीएचक्यू की तरफ जाया जाए उनकी गिरफ्तारी की सूरत में या दीगर आर्मी की इंस्टॉलेशन की तरफ जाए। ये वेरी सीरियस है, वेरी सीरियस मैटर है। इसी तरीके से जो आर्टिकल 6 की बात होती है, वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस की, वो भी बड़ा सीरियस मैटर है। दीगर जो एक्टिविटीज है, फॉरेन फंडिंग हो या हालिया जो बरतानिया की पार्लियामेंट में जाकर वहाँ अब किसी को नहीं पता वहाँ क्या बात हुई है, किस हवाले से बात हुई है, ये तमाम चीजें एक ग्राउंड्स तो बनाती हैं, लेकिन वो ग्राउंड जब तक सब्सटैंशियली क्रेडिबल एविडेंस के साथ उनको प्रूफ ना किया जाए और किसी ना किसी कोर्ट ऑफ लॉ में या किसी पार्लिमानी कमेटी में उसको प्रेजेंट करके उसको जब तक आप एविडेंस को क्रेडिबल एविडेंस ना बना दें, उस वक्त तक बैन जो है, बैन का लफ्ज जो है मना वो मुनासिब वो निकला है आर्टिकल जो आइन का है 17(2) से जी। और आर्टिकल 17(2) बड़ा वाजे है कि वहां सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी का इशू होना चाहिए, और सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी के इशू में कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए उस पॉलिटिकल पार्टी की एज अ होल, वो जो है वो फॉरेन फंडेड साजिश की मुर्तकब होनी चाहिए, फिर उसके बाद बैन मुर्तकब होनी चाहिए, उसके सबूत शवाहिद होने चाहिए, पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ काम करती हुई नजर आए। तो जो पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है उसके खिलाफ ये बात करने के लिए या सबूत लाने के लिए बड़ा
बड़ा मैं समझता हूँ टीडियस काम है। जब तक पेपर पे कोई चीज सामने ना आ जाए उस वक्त तक सिर्फ बयानात की सूरत में या सिर्फ इल्जामात की सूरत में पार्टी पे बैन लगाना मैं अगर आपसे अर्ज कर पाऊं रजा साहब, आपका अपना क्या असेसमेंट है सबूत मौजूद नहीं है? क्योंकि मैं भी PMLN से जैसे दानियाल साहब तशरीफ फरमाए, मैं उनसे पूछूंगी, वो कहेंगे आपको और क्या सबूत चाहिए। ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें, वीडियो एविडेंस है कि वहां पर बातचीत हो रही है, शिकायतें लगाई जा रही हैं पाकिस्तानी सिस्टम की और पाकिस्तानी इदारों की, इस्टेब्लिशमेंट की। तो और क्या सबूत चाहिए? आपके क्या इसमें असेसमेंट है या रीडिंग है? सबूत मौजूद है या नहीं है? देखिए, सिर्फ बातचीत का सबूत होना ना काफी है जब तक कि उस एक फर्द की बातचीत को आप पार्टी के साथ मैच ना कर सकें, उसको पार्टी के साथ आप कोलैबोरेट ना कर सकेंगे। पार्टी कंसल्टेंट पॉलिसी, पार्टी के चंद लोगों को तो आप इस बात का कह सकते हैं कि जी इस जुर्म का इर्तिकाब उन चंद लोगों ने किया है, लेकिन उन चंद लोगों के जुर्म के इर्तिकाब पे एक बड़ी सियासी पार्टी पे बैन लगाना कदरे मुश्किल काम होगा। और उससे मुश्किल काम ये होगा, चलिए आप डिक्लेरेशन तो निकाल देंगे फेडरल गवर्नमेंट से, लेकिन वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना है ना 15 दिन में, तो 15 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में आपने खड़े होकर उसके ऊपर बहस मुबाहिसा करना है। अगर उसके बाद इतने आपके पास सॉलिड क्रेडिबल एविडेंस नहीं होंगे तो अदालत से वो आपके केस उड़ जाएगा। तो ये बहुत संजीदा मामला है। एक सियासी जमात, एक अवाम, आपको पीटीआई पसंद, मुझे पीटीआई पसंद हो या ना पसंद हो, बहरहाल पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है, उसको बड़ा वोट बैंक है, लेकिन उसके लीडरान का जो रवैया है, जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, वो उनके कॉज को हेल्प नहीं करते। अब 2 रोज पहले खान साहब को ये बात कह देना कि GHQ जाना चाहिए था, ये बहुत बड़ा, ये उनके लिए प्रॉब्लम बनेगी। तमाम चीजें दहशतगर्दी के जुमरे में आएगा, एंटी स्टेट एक्टिविटी के जुमरे में आएगा, बगावत के जुमरे में भी आ जाएगा। तो ये तमाम चीजें जब वो कर जाते हैं उसके बाद वो एक्सपेक्ट रखते हैं कि हमदर्दी सिर्फ पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे हो। आज उन्होंने मेरे ख्याल है दो सफात पर मबनी तवील एक ट्वीट किया है खान साहब के अकाउंट से। उन्होंने खुद तो नहीं किया, ज़ाहिर है उनके अकाउंट से हुआ है, और वो कहते हैं कि ये एक नया इल्जाम है हमारी 30 साल की सियासत में। दानियाल साहब, बैरिस्टर साहब, टू यू ऑन दिस, क्या आप डिफेंड कर पाएंगे इन अ कोर्ट ऑफ लॉ? यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, यू आर अ बैरिस्टर माशाल्लाह योरसेल्फ। आपको लगता है आप डिफेंसिबल है आपका ये आर्ग्यूमेंट, अगर ये अदालतों में जाकर चैलेंज किया जाता है, अगर आप बैन कर देते हैं पार्टी को से? क्योंकि हमारे प्रोग्राम पे पिछले रोज तारिक फजल साहब भी थे, ताहिरा औरंगजेब साहिबा भी थी दी अदर डे, सब कह चुके हैं कि ये इस तरह का फैसला आपकी अपनी पार्टी में भी नहीं हुआ है हतमी तौर पर। आपकी अपनी पार्टी में भी जो डिसेंटिंग आवाज़ें हैं, क्या वो ये समझती हैं कि अगर आप ये अदालत लेके जाएंगे और वहाँ उन्होंने अगर क्वॉश कर दिया और उड़ा कर फेंक दिया आपका ये बैन, तो फिर आपको एक मजीद एम्बेरसमेंट का सामना हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। प्लेजर। देखें, आपका जो सवाल है ये बड़ा मायनी खेज़ है, और वो इसलिए क्योंकि जो आज हालात चल रहे हैं वो दे आर मच डिफरेंट दैन एनी अदर और एवर सीन इन पाकिस्तान। जो इन्होंने एक एटमॉस्फेयर बना दिया है, जो इमरान खान साहब की फैसिस्ट सोच है, जो जलाओ घेराव की सोच है, पाकिस्तान को कभी आग लगाने की बात करते हैं, कभी बंद करने की बात करते हैं। बनू का वाक़या हमारे सामने है, इनकी एक जमात के बंदे ने कंडेम किया, 10 ने उसके फौर किया, उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया। 9 मई के वाक़यात जो हैं वो आपके सामने हैं, किस तरह शहदाओं को या अपने आर्म फोर्सेस के लोगों को डीमोरलाइज करने की कोशिश, उनकी फैमिलीज़ को, एंड इट कंटिन्यूज़। IMF की टीम इधर पाकिस्तान बैठी हुई और IMF के अगेंस्ट प्रोसेशंस कर रहे हैं, ये अमेरिका में उनके अगेंस्ट जला रहे हैं टायर्स और कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नेगोशिएट ना करो, पाकिस्तान की गरीब के लिए जो नेगोशिएट करिए गवर्नमेंट, उनके साथ अगर आपने बात की तो हम आपको चलने नहीं देंगे। ऑल दीज थिंग्स। देखें, मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जो पाकिस्तान में आज तक पोलिटिकल पार्टीज़ बैन हुई हैं, वो वाई हैव दे बीन बैंड? दे बीन बैंड बिकॉज उनकी जो एक्शंस था या उनका जो एक्शन था वो नॉन स्टेक एक्टर्स की तरह था, और पाकिस्तान नॉन स्टेक एक्टर्स की तरह, और पाकिस्तान को वीकन करने का, इकनॉमिकली, एक्सटर्नली, इंटरनली, आपके आर्म फोर्सेस को वीक करने का और आपके लोगों को इंसाइट करने का किसी तरह से भी। तो फिर काबालियत हो, कोई भी हो। मैं खाली आपको एक चीज़ बताऊँ, 30 मोर सेकेंड्स। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि अब सिर्फ ये नहीं हो सकता, क्योंकि जैन साहब, मैं कल भी दो प्रोग्राम्स में इकट्ठे थे, मैं कल भी ये कह रहा था कि देखें, क्योंकि इनकी जमात जो है वो अंग्रेज़ी बोलती है, या ये ज़्यादा बेहतर गुड लुकिंग है, या स्ट्रक्चरली वाइज थोड़े डिफरेंट है, तो दैट डजंट मीन, नो, मतलब जमात के कोई भी लोग, कि दैट डजंट मीन दैट यू डू नॉट, दे कैन गो स्कॉट फ्री फॉर एनीथिंग। आपका पाकिस्तान का झंडा जर्मनी में उतार के जलाया जाता है और उसके ऊपर इनके लोग स्टेटमेंट देते हैं कि जो whoever they were, लेकिन आपके नहीं, लेकिन आपके इनकी जमात के लोग उनके ऊपर उनके फौर स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं हमारे दिल का हिस्सा है। लेकिन जब आप ऐसी स्टेटमेंट्स
रेफरेंस देते हैं तो आप अपने मुल्क को, अपने इदारों को खुद कमज़ोर करते हैं और आपके फिर you're just adding fuel to the fire that is already there. तो हमने इनको बैन नहीं कर सकते, पहली बात नहीं कर इसका सकते। एक प्रोसीजर है जो फॉलो होगा. We will make up the case and once it has been approved from the cabinet. तो फिर ये नी जर्क प्रेस जितने टॉक भी क्यों कर दी थी वफाकी वजीर इत्तलात ने? उन्होंने कहा हम तो इनको बैन करने जा रहे हैं, क्योंकि there is no और क्या tolerance. इस बात में भी कोई सदाकत नहीं कि आप लोग काबीना में ये अप्रूव करने लगे थे? ये आफ्टर थॉट है आपका? नहीं, this is not an afterthought. We have to, there's a procedure that needs to be followed and we are following the procedures. और वो प्रोसीजर फॉलो होकर इवेंचुअली इसी की तरफ जाएगा कि देखिए ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान प्रोग्रेस कर रहा हो, पाकिस्तान में गरीब लोगों की चीखें निकली हों, हम IMF से ज़ख्मी पाकिस्तान के लिए जो लहू लहान है इसके लिए निगोशिएट कर रहे हों और हमारे मुल्क को वीकन किया जाए. हमारे खिलाफ पॉलिसीज़ देखें, या दो सोचें, एक सोच निकल सकती है, या पाकिस्तान को जलाओ घिराओ की सोच या पाकिस्तान को आगे लेके जाने की सोच. ये दोनों सोचें इकट्ठी नहीं आगे बढ़ सकती. और जो ब्लैकमेलिंग की सियासत है वो इस मुल्क में खैराबाद कहना पड़ेगा और उसको रोकना पड़ेगा. इट हैज़ टू बी स्टॉप्ड एट वॉट एवर फोरम. जैन साहब जो हैं बड़े रीजनेबल बंदे हैं, इनके वालिद साहब रीजनेबल बंदे हैं, इनकी जमात में और रीजनेबल लोग हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि क्योंकि 4 लोग रीजनेबल हैं और सारे लोगों को उकसाते रहें तो आप उनको यू लीव देम स्कॉट फ्री. मैं आपकी तरफ से दोबारा आऊंगी, मैं आपसे अर्ज करूंगी आपने उनके वालिद साहब को भी रीजनेबल किया है, बट एज वी स्पीक ही इज अंडर प्रिजन. ये जैन साहब, आप अपने रीजन से कैसे फिर जस्टिफाई करते हैं? तो बड़े संगीन इल्जामात हैं. ये या तो पाकिस्तान को आगे ले जाने की सियासत चलेगी या फिर ब्लैकमेलिंग की और पाकिस्तान को नीचे धकेलने की सियासत चलेगी. जो भी पाकिस्तान के खिलाफ जाता है या बड़ी ब्लैटेंट बात है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाता हुआ नजर आता है, आप उसको हर तरह से आप उनको प्रॉप अप करते हैं, प्रमोट करते हैं, ओनली बिकॉज इट सर्व्स योर कॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मोना, सबसे पहले तो मैं इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करूंगा. देखिए, इसके अंदर 2 चीजें हैं. बैनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इसका एक सियासी पहलू है और एक इसका लीगल पहलू है. अब आपने दानियाल से सवाल किया कि क्या आप इसको डिफेंड कर पाएंगे. ऑब्वियसली दानियाल ये बात नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ये डिफेंड नहीं कर पाएंगे. मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ. आपने खुद कहा एक नी जर्क रिएक्शन आया इत्तलात व नशरियात के वजीर अता तारड़ साहब की तरफ से. उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने जा रहे हैं. फिर उसके बाद आपने देखा राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट आई. उन्होंने कहा नहीं, अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है, ये हम कैबिनेट में भेजेंगे अप्रूवल के लिए. इसाक डार साहब ने जब आए तो उन्होंने कहा कि जी हतमी फैसला नहीं हुआ. कैबिनेट पिछले 2 दिन से बैठी है और कैबिनेट के एजेंडा के ऊपर है ये आइटम, लेकिन कैबिनेट कोई हतमी फैसला इस पर नहीं कर पाई. उसकी 2 वजूहात है. पहली वजह उसकी ये है, रजा भाई ने बड़े क्लियरली आपको बताया कि इस चीज को 17(2) का भी जिक्र किया, 15 दिन के अंदर अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना होगा. इन कोर्ट ऑफ लॉ आपको खड़े होके दलाइल के साथ, शवाहिद के साथ, सबूत के साथ बताना होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसे कौन से काम किए हैं जो कि टेररिज्म के जिम्मे में आते हैं या कंस्पिरेसी के जिम्मे में आते हैं, जो आप नहीं कर पाएंगे. वो है इसका लीगल पहलू. अब उसका आ जाता है पॉलिटिकल पहलू. पॉलिटिकली कोई भी जमात, प्लीज होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट. मुझे बेग योर पार्डन, मुझे ब्रेक का चूंकि कहा जा रहा है, आपने लीगल पहलू बताया, पहलू मैं आप ही की तरफ आऊंगी ताकि आप ब्रेक के बाद उसको मजीद बताएं, एलैबोरेट करें. स्टे विद अस नाज़रीन. वेलकम बैक नाजरीन. जी जैन साहब, आप ब्रेक से कबल जो बात कर रहे थे वही कंटिन्यू करें. आपने लीगली बताया हमें. सियासी तौर पर आप कहते हैं कि ये हुकूमत नाकाम हो जाएगी या पार्टी नाकाम हो जाएगी ये आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने में और कन्विंस करने में कि उन्होंने बैन क्यों किया आपकी जमात को. मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि एक तो इसका लीगल पहलू है, वो हमने डिस्कस कर लिया कि इन कोर्ट ऑफ लॉ इसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. Correct. जो सियासी पहलू है इसका, उसके ज्यादा इनके लिए नताइज बुरे होंगे, क्योंकि कोई भी जमात जो अपने आप को जमहूरी कहलाती है वो किसी भी सियासी जमात को बैन करके मतलब एक सियासी खुदकुशी करेगी, बल्कि मेरे समझ में एक हमाकत करेगी. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ट्रेडिशनली इसके ऊपर एक मौकिफ रहा है और पीपल्स पार्टी का मानना ये रहा है कि ये एक नॉन डेमोक्रेटिक स्टेप होगा, गैर जमहूरी अमल होगा. इसी तरीके से अगर आप देखें तो जमात इस्लामी ने वे इन किया है, JUF ने इस पे वे इन किया है, दीगर जमात MQM ने इस पे वे इन किया है, और सब जमातों का मानना ये है
कि किसी जमात को भी, सियासी जमात को, ना कि वो जमात जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है, वो जमात जिसका निशान आपने छीन लिया, उसके बावजूद भी 3 करोड़ वोट जिसने 8 फरवरी को हासिल किए हो, वो जमात जो आज भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सीटें लेके बैठी है, एक सूबे में हुकूमत बनाए बैठी है, उस जमात को बैन करना। लेकिन जैन साहब, मैं आपसे अगर अर्ज कर पाऊं, आपने रजा साहब का हवाला दिया जो उन्होंने 17(2) का हवाला आर्टिकल का दिया है, लेकिन आपसे बात ये, उन्होंने मजीद आगे भी तो बात की है ना। उन्होंने कहा ये जो GHQ पे हमले का एतराफ है और जो ये आपकी हमशीरा मेहरबानो साहिबा गई हैं, उन्होंने जाकर वहां बरतानवी पार्लियामेंट में केस पूरा बिल्ड किया है कि खान साहब को गलत डिटेन किया हुआ है, तो ये सारी बातें आपको नहीं लगता कि एक कंस्पिरेसी के जुमरे में, या जैसे अभी रजा साहब भी कह रहे थे कि कुछ इंडिविजुअल्स तो ऐसा मालूम हो रहा है कि शायद कंस्पिरेसी के जुमरे में भी आ सकते हैं? अगर आप खींच के लाना चाहे कंस्पिरेसी के जुमरे में तो हर चीज आप ले आएंगे। पहली बात तो जो रजा हारून साहब ने बात की कि जी इमरान खान साहब की कन्फेशन आ गई है, तो मैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूंगा। कोई कन्फेशन नहीं आई है, ना रजा साहब वहां पे मौजूद थे, ना मैं वहां पे मौजूद था। उनसे तशबीह की गई है एक बात। अली मोहम्मद खान साहब उस कमरे में मौजूद थे, और अली मोहम्मद खान साहब एक सीनियर मेंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। इमरान खान साहब 9 मई को, रजा साहब मुस्कुरा रहे हैं आपके बात पे, मैं आता हूं उनकी तरफ जी। उनका हक है। अब जहां तक बात है मेहरबानों की जाने का बरतानिया, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान को बुलाया और उनसे डिस्कशन की, वहां पे कोई केस बिल्ड नहीं हुआ, एक सवाल हुआ, उस सवाल का जवाब दिया गया। क्या इमरान खान साहब को आपने नहीं रखा हुआ जेलों में फिक्टिशन ऑफ फ्रिवलेस केसेस के अंदर? इद्दत के ऊपर आपने पाकिस्तान की तारीख, क्या दुनिया की तारीख में पहली दफा आपने इद्दत के ऊपर केस बनाया है। जब साइफर केस के अंदर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब को बाइज्जत तरीके से रिहाई मिल जाती है, बरियत मिल जाती है, आप 9 मई के केसेस के अंदर उनको अरेस्ट कर लेते हैं। 9 मई के केसेस, मजेदार बात सुने, अगर आपने बात खोल ही दी है तो बात आगे करते हैं। 9 मई के शाह महमूद कुरैशी के ऊपर केसेस खत्म हो गए, आपने रातों रात शाह महमूद कुरैशी पे 9 मई के 8 केस बनाए, और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर चार्जेस क्या लगाए हैं? इंसाइटमेंट के और कंस्पिरेसी के। जी, पंजाब गवर्नमेंट ने ये मेरी यार मुझे जरा बात कंप्लीट करने दे। हवाला ये दिया जाता है FIR के अंदर कि चक्री में एक मीटिंग होती है जिसमें 9 मई की मनसूबाबंदी की जाती है। शाह महमूद कुरैशी साहब चक्री में नहीं मौजूद। हवाला ये दिया जाता है कि 7 मई को जमान पाक में मीटिंग हुई थी जिसमें सारी अलेजिडली इसका प्लान बना था। शाह महमूद कुरैशी 7 मई को आखिर अस्पताल कराची में थे। आपने उनके ऊपर जो केसेस बनाए वो फ्रिवलेस और फिक्टिशियस नहीं है तो और क्या है? सही, राइट, ये बात सही है। आप जो बात आपने की है कि वो मौजूद नहीं थे, फिजिकली ही वाजंट प्रेजेंट। रजा साहब, ये इस बात पे आपने भी, क्योंकि आप मुस्कुराए हैं GHQ वाली बात पे और वो अली मोहम्मद साहब का हवाला दे रहे हैं, मिस इंटरप्रेट भी तो हो सकती है ना, क्योंकि कौन सा खान साहब को वो कहते हैं कि कौन से आप लोगों ने उनको कोई पब्लिक डोमेन में आने दिया है, उनकी तो जो अदालती हेयरिंग्स हैं वो भी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वाली नहीं है, वो भी एक बिल्कुल एक एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होती हैं, PTI ये कहते हैं। तो उनको मतलब कोई ना किसी ने सुनी है ना किसी को पता है, ये तो एक सुनी सुनाई बात है। इट कुड बी ए मिस इंटरप्रिटेशन। वो कहते हैं 30 साल की सियासत में हमने कभी पुरतशद्दुद वाकया नहीं किया। खान साहब ने आज ट्वीट किया है, उनके अकाउंट से हुआ है। 2-3 बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना ये 9 मई वाले में। जैन भाई बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, ना मैं वहां था ना जैन भाई वहां थे, हम दोनों को ही नहीं पता, लेकिन जो रिपोर्टर्स थे उनको तो पता है ना। कल नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में 4 रिपोर्टर्स आए हुए थे, 4 मुख्तलिफ चैनल्स के, जिसमें जियो का भी था, AIY का भी था, आपने भी देखा होगा शायद। बिल्कुल। वो चारों रिपोर्टर्स ने इस बात को कंफर्म किया कि एक दफा नहीं 2 दफा ये बात की। एक दफा तो उनसे बात की, फिर चले गए, फिर वापस आए, फिर बाबर अवान साहब वहां बात को बनाने की कोशिश कर रहे थे तो खान साहब ने उनको रोका और फिर उन्होंने दोबारा कहा कि, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मैंने पूरा मन मुजाहरे के लिए कहा था। ये बात। फिर आज सलमान राजा साहब जो बात कर रहे हैं, जिन्होंने बाहर आके खान साहब से मिलने के बाद जो बात की, उन्होंने इसी नौबत की बात की कि रेंजर्स गिरफ्तार करते तो खान साहब कह रहे कहाँ मुजाहरा होना चाहिए था। तो ये तो बात अब वो जाहिर है कि वहाँ जो रिपोर्टर्स थे जिनसे उनका रोजाना मुकालमा होता है पेशी के वक्त, ये उनकी रिपोर्टिंग है, ये सुनी सुनाई बात नहीं है। तो वो जो बात कर रहे हैं उसको सीरियस ही लेना पड़ेगा हमें। और उसमें जो कुछ गुंजाइश की बातें निकलती हैं वो ये निकलती हैं कि देखें अब ये बात तो मैं और जैन भाई नहीं बता सकते, तो खान साहब ने आके बताने उन्होंने की नहीं की। अब वो मुझे जिस तरह की उनकी तबीयत है, मैं नहीं समझता कि वो एक बात कह के अपनी बात से मुकर जाएंगे। वो खड़े रहेंगे, लीडरशिप बेशक मुकरती रहे। उन्होंने एक बात इतने लोगों के सामने की है तो खान साहब इज दिलेर आदमी, ये तो सब हमारा अजम्पशन है ना, तो दिलेर आदमी कोई बात करके पीछे थोड़ी हटता है। लेकिन ये सीरियसनेस है इसके अंदर। आप देखें ना कि अगर गिरफ्तारी की सूरत में प्लानिंग थी कि मुजाहिरा GHQ के बाहर होना है या आर्म फोर्सेस के जो इंस्टॉलेशन है, दफातर हैं, रेडियो पाकिस्तान के बाहर होना है,
तो ये 9 मई को तो नहीं हुआ होगा ना, तो 9 मई से पहले सारी बात हुई, पहले हुआ होगा, राइट, सही। अरेस्ट होने के बाद तो वो अपना कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे, तो अरेस्ट होने से पहले ये सारी प्लानिंग हुई होगी। तो इसका प्लान होना, इसका कंस्पायर होना, फिर वो इंसिडेंट के लिए आपने इवेंट तो आपने प्रोवाइड किया ना, आपके लोग वहां गए, जाके खड़े हुए, इवेंट आपने प्रोवाइड किया। अब उसमें अगर दहशतगर्द सामने हो गए, शामिल हो गए, कुछ इंसाइटमेंट हो गई, कुछ टेररिज्म हो गया, तो यू विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग दैट एनवायरनमेंट। कहते हैं, देखिए जैसे जैन साहब की जो बात थी ना, उनका आर्गुमेंट प्राइमरीली था ही यही कि उन्होंने वो उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया, जैसे उनके वालिद साहब को, शाह साहब को, कि जो लोग वहां फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं थे। तो ये बात है कि अगर आपको लगता है, जी गो अहेड। मुझे पीटीआई में एक बड़ी ममासलत रहती है हमारी पुरानी जमात जैसी ना, इनके यहाँ कुछ सीनियर एलिमेंट, जैन साहब हैं, जैसे शामुद कुरैशी साहब हैं, जैसे अली मोहम्मद खान साहब हैं, जैसे तैमूर सलीम झगड़ा साहब हैं, ये इनके यहाँ के सीनियर एलिमेंट्स हैं जो सियासत को भी समझते हैं और सियासत में डायलॉग और बातचीत को, डिप्लोमेसी को भी समझते हैं। फिर इनके यहाँ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हॉक्स हैं। वो हॉक्स जब आते हैं ना, तो जो हमारे जो सीनियर एलिमेंट्स होते हैं सियासत के, जो पीटीआई की एक अच्छी शक्ल लेकर आते हैं, सियासी शक्ल लेकर आते हैं, उसको डिफीट कर जाते हैं। तो इनका एक प्रॉब्लम है जो रहेगा, जो उस वक्त तक रहेगा जब तक लीडरशिप के अंदर ये तमीज नहीं आ जाती। तमीज से मुराद है कि डिफरेंशिएशन नहीं हो जाती। तो सीनियर एलिमेंट्स को फिर ना उनको पनिश किया जाए ना, फिर ये भी तो होना चाहिए ना रजा साहब। अगर आपको लगता है कि कुछ अलग तरह के लोग हैं, तो फिर सिर्फ इंडिविजुअल बुनियादों पे बात हो, पूरी पार्टी को क्यों लपेटे में लिया जा रहा है? वो इनको खुद तय करना होगा। वो जैन भाई को, शामुद कुरैशी साहब को तय करना होगा कि कौन से लोग हमारे नुमाइंदे, कौन नहीं है। अब मिसाल के तौर पर मुझे डिटैच तो करें ना अपने आप से। जैन भाई का सियासी जहन है, एक बात। अब मुझे लगा 4 घंटे की भूख हड़ताल कोई मतलब कोई सीरियस इंपैक्ट है? कौन 4 घंटे की भूख हड़ताल करता है यार? लंच ब्रेक और ठीक है। सही है जैन साहब, ये वाला वैसे बड़ा एक सॉलिड आर्गुमेंट आपकी तरफ प्रेजेंट किया जा रहा है। हमें लगा ये कोई महात्मा गांधी लेवल की भूख हड़ताल होगी। जैन साहब इज आल्सो स्माइलिंग ऑन दिस। बैरिस्टर साहब, जो भी है वो कहते हैं सिंबॉलिक तो थी ना भूख हड़ताल। जैन भाई कभी भी नहीं करते, जैन भाई ये बात कभी भी नहीं करते। इनकी भूख हड़ताल भी थी उस टाइम पे, किसी के टाइम को खाना ना हो, यानी इटसेल्फ जो है वो लंच और शायद शाम की चाय के दरमियान आ गई थी, उसके दरमियान थी। मेरे ख्याल से भूख हड़ताल का जो प्लान है ना, वो जैन साहब ने बनाया था, क्योंकि ये खाने के बड़े शौकीन नहीं है। देखिए मैं आप एक चीज अगर ऐड करूं इस पूरी कन्वर्सेशन में, जी आई एम श्योर जैन साहब हैज अ लॉट टू रिस्पोंड, लेकिन आप मैं अगर पूरी इसमें कन्वर्सेशन में ऐड करूं, क्योंकि पॉइंट्स मैं आ रही हूँ आपकी तरफ। जी देखिए 9 मई मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आप दोनों का अक्यूमुलेटेड जवाब दें। जी 9 मई के जो इंसिडेंट्स थे, देखिए इट वाज क्रिस्टल क्लियर कि उन लोगों की जो वीडियोस हैं, चीज़ें हैं, वो इमरान खान के नेफ्यू हों, उन्होंने किस तरह अफवाज पाकिस्तान इन लोगों की जो यूनिफॉर्म्स लहराते रहे, चीज़ें करते रहे। लेकिन जो इमरान खान का बहुत बड़ा कन्फेशन है, वो उन 8 से 9 जर्नलिस्ट के सामने है जो उनको जाके मिले, और उन्होंने उनसे कहा कि मैंने एंड इट इज़ देयर एंड दे आर विलिंग टू से इट ऑन ओथ ऑल्सो, कि उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा था कि इमरान खान देखिए इमरान खान इज नॉट ओनली this but the video evidence where Imran Khan himself said कि मुझे दोबारा पकड़ा जाएगा, मुझे पकड़ेंगे तो इसी तरह की चीज़ें होंगी, और हमने अपने बंदों को बोला हुआ था। ये और साथ ये जो चीज़ है जर्नलिस्ट की स्टेटमेंट, ये कोलैबोरेटिव एविडेंस है इमरान खान की स्टेटमेंट को। देखिए बात सुने, आपने उन्होंने क्या प्रोटेस्ट करना है, आपने GSU के सामने और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के सामने। कन्फेशन इस हद तक तो इमरान खान का कन्फेशन हमारे सामने आ गया है। सही है। अब वो जो उनको बैठ के लाहौर में जमान पार्क में जो पेट्रोल बम बनाना सिखाए जा रहे थे, वो कौन से पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए कर रहे थे? ये कौन से अमन उसके लिए जो वहाँ से पकड़े गए, उठाए गए, जो लोग उठाए गए। और देखें इट इज़ नॉट ओनली दैट, हम जो बात कर रहे हैं इट्स 5th जनरेशन वॉरफेयर। इसमें जो आपकी कॉन्स्पिरेसीज़ हैं उसको इनके अगर आप इनका तौर तरीका और रवैया देखे जाएं कि पाकिस्तान को इन्होंने प्रोजेक्ट किया, दुनिया के किसी मुल्क में गए तो उन्होंने कहा हमारा मुल्क चोर है, हमारे मुल्क के पीछे चलने वाले चोर हैं। 250 मिलियन लोग जो बैठे हैं, आज तक जितनी हुकूमतें आई इन्होंने इनको लीड किया, वो चोरों को लीड किया। इन्होंने कभी नहीं प्रोपेगेट किया कि पाकिस्तान में आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। अच्छा चल मैं ब्रेक ले लें, फिर मैं आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन। आप मुकम्मल की जैन साहब से भी जाहिर है तमाम बात पे सुनना है आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जी दानियाल साहब, यू वर मेकिंग अ पॉइंट।
जो एक चीज़ कहता हूँ कि देखें आज आपका मुल्क जो बुरहान और जिन इशू से गुजर रहा है कि अगर खाली दहशतगर्दी के जो पिछले 2023 में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें 1524 पीपल डाइड, इसी तरह अराउंड 1400 समथिंग वर इंजर्ड। ओनली द स्टार्ट ऑफ 2024 525 लोग हैव डाइड। मैं जब ये बातें कर रहा हूँ और उनमें से 150 शोहदा पार्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस, मैं जब ये बात कर रहा हूँ ये इसलिए कह रहे हैं कि जब आप मुल्क को देख रहे हो कि आपका मुल्क किस तरह डिटेरिएट हो रहा है, उस पर किस तरह एक्सटर्नल फोर्सेस अटैक कर रही हैं, किस तरह कमजोर करने कर रही हैं, और इकोनॉमिक, तो जब ये खाली हमें नजर आ रहा है और सब लोग देख रहे हैं, तो क्या ये इमरान खान नहीं करता इसको विजुअलाइज? क्या इमरान खान फुल स्टॉप लगा दें? वो उनका काउंटर ये है ना, वो कहते हैं अब तो बरतानिया की पार्लियामेंट भी कह रही है कि दे आर कंसर्न्ड अबाउट इमरान खान डिटेंशन, बिकॉज़ इमरान खान, इट्स नॉट अबाउट इमरान खान डिटेंशन। वो इमरान खान ने ये देखे ना, ये रवायत तो रखी इमरान खान ने, मैं तुम्हारा एसी उतार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हम तो उस मफामत वाली उसमें जो सियासत लोगों को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाली सियासत में तो बिलीव ही नहीं करते हम। वी डोंट बिलीव इन इट और नॉट हैव वी डन एनीथिंग अबाउट इट। हमने तो इनको इमरान खान का जो इनक्लोजर है, इट्स लाइक अ स्वीट, इट इज अ नाइस रूम, अभी उन्होंने दोबारा उनके वुकला ने कहा है उसकी, मैं कहता हूँ हल्फन उठाएं, मैंने भी वहीं था, वुकला ने भी देखा हुआ है, ठीक है ना, कि आप वो झूठ बोलते हैं कि डेथ सेल और किस तरह का रखा हुआ है, बेहतरीन आपका वो है, ये सारी चीजें बिल्ड करते हैं। आप भूल गई कि 35 पंचर इन्होंने बनाया, उसका मफरूजा आपके करप्शन का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खड़ा किया मुल्क में, ये वो आपने उसके बाद देखा कि केपीके में इन्होंने करप्शन की वो नैब के इदारे बंद कर दिए, क्योंकि ये इनका एक तरीका वारदात है। देखें जिस कमरे में वो रिहाइश पजीर हैं या रह रहे हैं, रिहाइश पजीर तो खैर क्या है, तरीका वारदात हो गया जी। जैन साहब, वो तो एक हर कोई देख सकता है ना, वो एक नॉर्मल, इट्स विजिबल टू द आई, जितना दानियाल साहब को नजर आ रहा है मुझे या आपको नजर आ रहा है। जी मैं बताता हूँ, पिछले 3 दिन से दानियाल और मैं टॉक शोज इकट्ठे कर रही हैं। अब मैं एक नतीजे पे पहुंचू, या तो मेरे भाई का हाफजा बहुत अच्छा है या मेरा भाई कुछ स्क्रिप्ट आगे रख के बोल रहा है, क्योंकि लफ्ज ब लफ्ज इसने एक ही बात की है, इसकी बात नहीं बदली। इन्होंने जलाओ घिराव कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दिए। व्हाट डू यू मीन इट्स लाइक अ स्वीट? जेल की सलाखों के पीछे जेल सेल होता है। ये कोई मियां नवाज शरीफ थोड़ी है कि उनके लिए अटक जेल में स्पेशल सेल बने, या कोई जरदारी साहब थोड़ी है जिनमें स्पेशल सेल बना जाए। हमें तो उन्हीं सेलों में रखा हुआ है जिनमें आम कैदी रहते हैं। कौन सा स्वीट आपने देख लिया वहां जाके? चले मेरे साथ, मैं आपको आके दिखाता हूं अपने वालिद का सेल, मुझे दिखाया उसमें स्वीट किधर है। 16 घंटे की लोड शेडिंग है, बिजली वहां पे नहीं है, पंखा वहां पे नहीं है, पीने का पानी तक मुयसर नहीं है उनको। आप कह रहे हैं स्वीट? खुदा का वास्ते ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दिया करें, आपको जेब नहीं देती। दानियाल साहब फिर स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। हमने भाईजान कभी नहीं कहा कि मुल्क जो है चोरों का मुल्क है। हाँ, हमने ये जरूर कहा कि चोर हमारे पर मुसल्लत हुए हुए हैं, और ये मुल्क की कोर्टों ने फैसला किया कि चोर हमारे पर मुसल्लत हुए हुए हैं, उनको सजाएं हुई हुई हैं, लेकिन उनको ऑब्वियसली स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। उनके लिए जो है बायोमेट्रिक्स जो है, तो जो आप स्पेशल ट्रीटमेंट कह रहे हैं वो भी तो अदालतों ने ही दिया है ना, फिर आप अदालतों की फिर पूरी तरह फिर रिस्पेक्ट करें ना, उनके फिर मैंडेट की या उनकी बात की, जो स्पेशल ट्रीटमेंट आप लोग कह रहे हैं जैन साहब। ओहो, अदालतों के मैंडेट की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। आज मुस्लिम लीग नून अदालत की रिस्पेक्ट नहीं कर रही। आज इनकी सिटिंग चीफ मिनिस्टर कह रही है कि उनके ज़मीर बिके हुए हैं। आज इनकी इतलात और नशरियात की वजीर जो है उनकी अहलिया मोहतरमाओं के ऊपर तोहमतें लगा रही हैं, उनके कैरेक्टर को क्वेश्चन कर रही हैं। आज तो ये अदालतों के फैसले नहीं मान रहे। दूसरी मजेदार बात ये कहते हैं कि जी इन्होंने कभी प्रोपेगेट नहीं किया पाकिस्तान को, ये नेगेटिवली फैलाते हैं। तो मैं सिर्फ इनको याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो प्रोपेगेट हमने क्या करना था, ओवरसीज पाकिस्तानी कहते थे, वो कहते थे सर उठा के फखर से हम चलते हैं, अपने आप को पाकिस्तानी कहने में फखर महसूस करते हैं, इमरान खान हमारा वज़ीर आज़म है। महातिर मोहम्मद की जब बीवी आती थी वो कहते थे इमरान खान के साथ पकड़ के हाथ जो है तस्वीर खिंचवानी है। टर्की का सदर कहता था कि उम्मत मुसलमान में अगर कोई लीडर पैदा हुआ तो इमरान खान पैदा हुआ है। आप यूएन जनरल असेंबली में जाके इस्लामोफोबिया की बात की तो पूरी पीछे खड़ी। ओआईसी का जब इजलास कराया सीएफएम का, तो वो आपको अपने बैनुल अक़वामी अचीवमेंट्स गिनवा रहे हैं दानियाल साहब और रजा साहब के आइसोलेशन में लेके कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था पाकिस्तान के साथ। वो कहते हैं कोई बात करने, आप तो आइसोलेट कर दिया था आपने डिप्लोमेटिकली जैन साहब, और जो बयानिया था साजिश का वो भी आप लोगों ने स्टार्ट किया था ना। रजा साहब, do you have to add to this please? ये दोनों स्टार कपाट, आप अगर थोड़ा माजी जी ये स्टार कपाट बातें हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं बैनुल अक़वामी पजीर राइस खान साहब ने जितनी पाकिस्तान को दिली है वो सब उन्होंने दिलवाई है, और ऑन द अदर हैंड ये कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का एक बहुत, वो भी बिल्कुल संगीन इल्जाम है। वन लाइन ऑन दिस प्लीज। हाँ, ये ठीक है, ये पार्टी की लाइन है, ठीक है, जैन भाई लेते हैं, कोई बात नहीं, कहीं कहीं तो निकलने दिया करें ना, हद तक मत पकड़ लिया करें इनको। दूसरी बात यह है कि देखें, जो आप याद करें अभी हालिया माजी में
कि जब कुछ सियासी जमातों के रहनुमा एम्बेसडर से मिलते थे, डिप्लोमेट से मिलते थे, उस पर इतराज होता था एक पार्टी को कि एम्बेसडर से सियासी जमातों की मुलाकातों का क्या वास्ता। और ये बात ठीक है, एम्बेसडर से, डिप्लोमेटिक मिशन से पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों का मिलना राइट, ये बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं कि वही हवाला दे रहे हैं कि जब ऑपोजिशन से मिलते थे तो कहा जाता था कि ऑपोजिशन का क्या काम है कि वो डिप्लोमेट्स वगैरह से मिला। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम नाजरीन। थैंक्स टू ऑल द जेंटलमैन। अल्लाह हाफिज़।